सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं श्रीमती निर्मला मीणा, सह आचार्य इतिहास, एसएमबी स्नातकोत्तर महाविद्यालय नाथद्वारा ई क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि कोरोना के संकट काल के कारण आपकी नियमित कक्षाओं का संचालन है वो संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर हम लोग ई क्लासेस के माध्यम से आप तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम लोगों को ई क्लास का इससे पहले कोई अनुभव नहीं था और आपकी सुविधा के लिए हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं। कंप्यूटर वगैरह भी सीख रहे हैं, स्लाइड्स बनाना सीख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब हम ये प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप लोग जो भी हम ई कंटेंट डालते हैं, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर अपने वीडियो डालते हैं, उनको आप देखने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए, ताकि हम आपके लिए और भी हैं जो उत्कृष्ट सामग्री है वो लेकर आ सकें। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही कोरोना का ये संकट काल है वो समाप्त हो जाएगा और सामान्य दिन है वापस लौट आएंगे और क्लासेस वापस शुरू हो पाएंगी। आज हम मगध साम्राज्य के उदय के कारणों के ऊपर प्रकाश डालने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर मगध का विशेष स्थान है। अब अगर है ना जो मगध साम्राज्य के उदय के कारणों का 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर जब हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि 16 जो महाजनपद थे उसके अंदर जो 4 जो जनपद हैं, प्रमुख राजतंत्र थे, वो उनके बीच के अंदर सत्ता को लेकर संघर्ष है वो तेज हो गया था। ये जो 4 प्रमुख राजतंत्र थे वो थे मगध, कौशल, वत्स और अवंती। इन सभी है ना जो मतलब है ना जो महाजनपदों के बीच के अंदर साम्राज्य विस्तार को लेकर काफ़ी लंबा संघर्ष चला था और अंततः मगध है वो विजेता बन के उभरा था। साम्राज्यवादी की इस दौड़ के अंदर मगध ने जिस तरह से सभी जनपदों को परास्त किया था, तो उसकी सफलता के पीछे कुछ तो कारण अवश्य रहे होंगे। ये क्या कारण थे, आइए हम सब देखते हैं। पहला जो कारण था उसके अंदर हम प्राकृतिक कारणों को देखते हैं कि प्राकृतिक भौगोलिक स्थिति है उसने मगध के उत्कर्ष के अंदर क्या भूमिका निभाई थी। जैसा कि पहला है कि सुरक्षित प्राकृतिक स्थिति। मगध की जो दोनों राजधानियां थीं, यानी कि जो पहली थी राजगृह, वो 5 पहाड़ियों के एक समूह से घिरी होने के कारण दुर्भेद्य थी। उन दिनों राजगृह जैसे दुर्ग को तोड़ना सरल कार्य नहीं था। इसी तरह से ईसा पूर्व 5वीं सदी में जब मगध के शासक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र लेकर गए थे, तो जो पाटलिपुत्र था वो भी है ना जो गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित था और ये चारों ओर से ना जो नदियों से घिरा हुआ था। तो एक तरह से ना जो पाटलिपुत्र है सही मायनों के अंदर एक जल दुर्ग था और उन दिनों इसके ऊपर शत्रु सेना के द्वारा या शत्रुओं के द्वारा इस नगर के ऊपर अधिकार करना बिल्कुल भी सरल नहीं था। अगली जो प्राकृतिक स्थिति की बात हम जब करते हैं तो वो होती है कि खनिज धातु की बहुलता। यहाँ पर जो प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी मगध की, उसके पास में ही लोहे के काफ़ी समृद्ध भंडार थे और इसी कारण मगध के शासक अपनी सेना के लिए प्रभावी हथियार बनवा सके, जबकि उसके शत्रु थे वो सरलता से ऐसे हथियार प्राप्त हैं वो नहीं कर सकते थे। ये जो लोहे की खानें थी वो पूर्वी मध्य प्रदेश में भी मिलती थी। उज्जैन था, वहाँ पर 500 ईसा पूर्व के आसपास ही लोहे को गलाने और तपाकर ढालने का काम है वहाँ पे शुरू हो गया था और वहाँ के लोहार है वो अच्छी किस्म के हथियार तैयार करते थे। यही कारण है कि उत्तर भारत की प्रभुता के लिए अवंती और मगध के बीच में काफ़ी कड़ा संघर्ष हुआ था
और उज्जैन पर अधिकार करने के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि मगध को है वो लगभग है ना जो 100 साल का समय लग गया था। इसी तरह से ये जो लोहे के समृद्ध भंडार थे उसने वहाँ की जो कृषि है ना जो उपकरण हैं उसको तैयार करने के अंदर भी है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आर्थिक उन्नति के अंदर भी लोहे के जो औजार थे उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक और है कि ना जो मगध राज्य था वो मध्य गंगा के मैदान पर स्थित था। तो इसलिए ना जो इस उपजाऊ प्रदेश को भी ना जो लोहे के जो औजारों से जंगलों को साफ कर चुके थे वहाँ के लोग। और इस क्षेत्र के अंदर है ना जो भारी वर्षा होने के कारण भूमि थी वो काफ़ी उपजाऊ थी। जैसे कि प्राचीन जो बौद्ध ग्रंथ हैं उसके अंदर जानकारी मिलती है कि इस प्रदेश में कई प्रकार के चावल पैदा होते थे। तो यहाँ के किसान हैं वो काफ़ी अतिरिक्त अनाज पैदा कर लेते थे, जिससे कि न जो शासक को अपनी सेना के लिए जो विशाल सेना इन्होंने रख रखी थी उसके लिए और साथ साथ में न जो यहाँ की जनता के लिए पर्याप्त मात्रा के अंदर अनाज मिल जाता था। गज सेना की उपयोगिता भी एक है न जो उस समय के अंदर हम सैनिक संगठन के मामले में मगध को एक विशेष सुविधा के रूप में थी, क्योंकि भारतीय राज्य है वो घोड़े और जो रथ की उपयोगिता से भली भांति परिचित थे। लेकिन मगध ही पहला राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध हाथियों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया था। देश के पूर्वी भाग से मगध के शासकों के पास में हाथी पहुंचते थे और यूनानी स्रोत हैं उससे जानकारी मिलती है कि नंद वंश थे, उनके शासक थे, उनके पास में उनकी सेना के अंदर लगभग 6000 के करीब हाथी थे। तो ये हाथी थे वो न जो सेना के साथ में सैनिक कार्यों के अलावा यानी कि दुर्गों को भेदने, सेना के अंदर न जो लड़ने के अलावा न जो सड़कों और यातायात की न जो दूसरी जहाँ पर न जो सुविधाएं उस समय नहीं थी तो वहाँ पर भी न जो सामान को न जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और जो इसके लिए हाथियों का उपयोग है वो बड़े पैमाने पर किया जाता था। इसी तरह से न जो पाटलिपुत्र की सामरिक स्थिति के अंदर हम अगर देखते हैं तो ये है न जो एक तरह से कह सकते हैं कि राज्य के केंद्र में स्थित थी पाटलिपुत्र और इसका सभी है न जो मतलब है न जो भारत के जो जितने भी है न जो महत्वपूर्ण जो दूसरे केंद्र थे और प्रदेश थे उसके अंदर इसकी सामरिक स्थिति थी वो बहुत ही अति उत्तम थी और वहाँ पर इसकी पहुँच है, उसका संपर्क है वो आसानी से हो जाता था। तो ये एक है न जो बहुत ही न जो सामरिक स्थान के ऊपर पाटलिपुत्र है वो बसा हुआ था। प्राकृतिक कारणों के साथ साथ ही हम जो अगले जो सामाजिक कारण हैं उसके अंदर देखते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी शासकों के प्रति न जो श्रद्धा है वो बहुत ज़्यादा थी। यानी कि न जो अगर हम एक तरह से कहें कि अच्छी सामरिक स्थिति है या भौतिक समृद्धि है वही किसी राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए पर्याप्त नहीं होती है। वहाँ की जो तत्कालीन प्रजा थी उसका भी मगध के साम्राज्य के अंदर उत्कर्ष के अंदर महत्वपूर्ण योगदान था। जैसे कि बर्क ने लिखा भी है कि तत्कालीन प्रजा की ये विशेषता थी कि वह अपने सम्राट को अपना जीवन और सर्वस्व अर्पित कर देती थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि मगध के लोगों के व्यवहार में एक लचीलापन भी था और ये गुण है वो अन्य समकालीन राजतंत्रों में नहीं था, क्योंकि ये न जो ये आर्यावर्त की न जो सीमा के ऊपर जो मगध राज्य स्थित था जहाँ पर कि जो वर्ण व्यवस्था है और जाति व्यवस्था है उसके बंधन हैं वो इतने कड़े नहीं हुए थे। मगध में ब्राह्मण लोग हैं वो शूद्रों का संपर्क भी सहज ही स्वीकार कर लेते थे। साथ ही वहाँ पर न जो एक न जो साधारण नाई है उसकी पहुँच भी राजा के सिंहासन तक हो सकती थी, क्योंकि न जो नंदवंश के अंदर जो नंदवंश के शासक थे वो नाई ही थे। तो यहाँ पर न जो हम देखते हैं कि यहाँ का जो सामाजिक समरसता वाली जो स्थिति थी उसने
मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के अंदर एक है ना जो बहुत ही ना जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई थी। राजनीतिक कारणों के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर है जो कई सारे जो प्रतापी है जो शासक हुए थे। मौर्यों के उत्थान से पहले भी है जो 2 सदियों में मगध साम्राज्य को है जो मगध को है जो साम्राज्य के रूप के अंदर भारत के सबसे बड़े है जो राज्य की स्थापना के अंदर बिंबिसार है, अजातशत्रु है, महापद्मनंद है, ऐसे कई है ना जो मतलब है ना जो साहसी और महत्वाकांक्षी जो शासक थे उनसे है ना जो मतलब उनकी सहायता से उनके है ना जो बाहुबल और वीरता से मगध है वो शक्तिशाली बना था। हम पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ के लोगों का अपने शासक के प्रति है वो श्रद्धा है वो बहुत ही ज़्यादा थी। ये शासक हैं वो क्योंकि है ना जो शासक हैं वो बहुत है ना जो न्यायप्रिय भी होते थे और है ना जो प्रजा है ना जो हितैषी भी होते थे। जैसे कि 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में आए विदेशी राजदूत हैं और यात्री हैं, उन्होंने जो तत्कालीन राजाओं की न्याय बुद्धि है, आतिथ्य भावना है और दानशीलता है, उनकी जनहित के प्रति चिंता है, उसका ना जो काफ़ी है ना जो मतलब है ना जो विस्तार से है ना जो उल्लेख किया है। तो तत्कालीन मगध के शासक है एक सुसंगठित बृहत्तर भारत की कल्पना को साकार करने के लिए अनवरत प्रयास करते थे और वो संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधना चाहते थे और वो अपने उद्देश्य के अंदर सफल भी हुए थे। उनकी सफलता के अंदर है जो उनके जो अधिकारी थे वो भी है ना जो राजाओं को है वो काफ़ी है जो सहयोग देते थे और है जो बिल्कुल उनकी जो शासक की जो नीतियाँ थीं उनको भली प्रकार से क्या कार्यान्वित करने के अंदर अपना पूरा योगदान देते थे। आर्थिक कारणों के अंदर अगर हम देखते हैं तो मगध के शासकों ने नगरों के उत्थान और मुद्रा चलन में भी काफ़ी लाभ उठाया था। मगध पूर्वी भारत में व्यापार वाणिज्य की वृद्धि के कारण शासक है वो पण्य वस्तुएं होती थी या फिर बाद में न जो व्यापारिक वस्तुएं होती थी उसके ऊपर न जो उसमें मार्ग कर है या चुंगी कर है उसको भी है जो लगाते थे और इस प्रकार अपनी सेना के खर्च के लिए धन वो है जो वो एकत्र करते रहते थे। इसी तरह से हम देखते हैं कि न जो यहाँ पर जो नगरों का न जो विकास हुआ था उसकी वजह से मगध के अंदर व्यापार और वाणिज्य का है वो काफ़ी है ना जो विकास हुआ था। इसकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र थी उसकी वजह से भी उसकी सामरिक स्थिति के कारण भी है ना जो यहाँ पर देश के और विदेश के कई ने जो व्यापारी हैं वो आते और जाते रहते थे। तो व्यापार वाणिज्य के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई थी और इस कारण से इस है ना जो मतलब है ना जो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के अंदर इसने ना जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई थी। तो हम देखते हैं कि इन सभी न जो कारणों से जितने भी न जो भौगोलिक कारण हैं, सामरिक कारण हैं, आर्थिक कारण हैं, सामाजिक कारण हैं, इन सभी कारणों से मगध को दूसरे राज्यों को हराने और भारत में प्रथम साम्राज्य स्थापित करने के अंदर सफलता मिली थी। धन्यवाद। नमस्कार।